इस एलीट एकेडमी का एक ओपन सीक्रेट है जो सब जानते हैं पर कोई खुलकर नहीं बोलता। अगर तुम्हें यहां कभी कोई ऐसा बंदा दिख जाए जिसके गले में डब्ल्यू लेटर वाला नेकलेस हो तो भाई गलती से भी उससे पंगा मत ले लेना। और किस्मत देखो, वो नेकलेस और कोई नहीं बल्कि मैं ही पहनता हूं। लेकिन ब्लेक, जो अभी अभी क्लास बंक करके आया था, उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। जब से वो स्कूल का नया टॉप गाय बना था, जलन के मारे उसकी छाती फटी जा रही थी। वो अपने साथ लड़कों की पूरी क्रू लेकर आया और बिना सोचे समझे कटर से मेरे हाथ पर एक 5 सेंटीमीटर का गहरा कट मार दिया। ठीक उसी टाइम स्कूल का वाइस प्रिंसिपल चेकिंग के लिए वहां आ धमकता है। एक पीले बालों वाला स्टूडेंट घबराकर चिल्लाता है, अबे वाइस प्रिंसिपल आ गया। रुको बे, चलो वापस क्लास में चलते हैं, वरना पकड़े गए तो वाट लग जाएगी। लेकिन ब्लेक, वो हाथ में पेपर कटर पकड़े वहीं खड़ा रहता है और एक गंदी सी स्माइल देता है। उसके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा था जैसे वो सोच रहा हो, एक मामूली वाइस प्रिंसिपल की क्या औकात जो ब्लेक फैमिली के सामने टिक सके। वो रुकता नहीं है, बल्कि कटर को और ऊपर उठाकर मेरे पास आता है। उसकी आवाज में एकदम ठंडी नफरत थी। वो बोला, इस बार तो तेरी किस्मत अच्छी थी। मेरा इरादा तेरे इस सुंदर से चेहरे को बिगाड़ने का नहीं था, पर तूने डॉज कर दिया। अगली बार देखूंगा कि तू कैसे बचता है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वाइस प्रिंसिपल दरवाजा पटककर अंदर आ जाता है। वो जैसे ही कमरे का नजारा देखता है, गुस्से से कांपने लगता है। और जब उसे पता चलता है कि जमीन पर घायल पड़ा हुआ स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि इस ग्रेड का टॉपर है, तो उसका दिमाग एकदम फट जाता है। वो चिल्लाता है, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने पेरेंट्स को बुलाओ अभी के अभी। ये मामला सीधा पुलिस के पास जाएगा। ब्लेक बड़े आराम से कटर को नीचे रखता है और वाइस प्रिंसिपल को ऐसे घूरता है जैसे वो कोई जोकर हो। वो अपनी ठुड्डी ऊपर उठाता है और एक एक शब्द चबाते हुए बोलता है, मैं ब्लेक फैमिली का इकलौता वारिस हूं जो इस शहर की 4 सबसे बड़ी एलीट फैमिलीज में टॉप पर है। मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैंने इसे कूट दिया। जो करना है कर लो। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ पेरेंट्स को। मैं भी तो देखूं कि किसकी मां ने इतना दूध पिलाया है जो मुझे हाथ भी लगा सके। यह सुनते ही वाइस प्रिंसिपल के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पूरे शहर को पता है कि ब्लेक फैमिली की पहुंच कहां तक है, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। और ये ब्लेक तो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा बदतमीज और आउट ऑफ कंट्रोल है। उसे इस स्कूल में आए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था और उसने आते ही टॉपरों की क्लास में ब्लेडबाजी कर दी। मैं वाइस प्रिंसिपल को गुस्से से घुटते हुए देखता हूं और मन ही मन धीरे से हंस पड़ता हूं। मैं खड़ा होता हूं और अपने कपड़ों से धूल झाड़ता हूं। सच तो यह है कि ब्लेक पहले दिन से ही मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। पिछले 6 दिनों से वो लगातार मुझे घेरने के लिए अपने गुंडे भेज रहा था। अगर मैंने बीमारी की छुट्टी न ली होती और अगर एलियट और फ्लिन ने मेरा साथ न दिया होता तो मैं अब तक 100 बार उनके चंगुल में फंस चुका होता। एलियट फैमिली का बड़ा बेटा है और फ्लिन फैमिली का वारिस। ये दोनों भी उन 4 बड़ी एलीट फैमिलीज में आते हैं, इसलिए ब्लेक को मजबूरी में ही सही पर उनके सामने थोड़ा तमीज से रहना पड़ता था। लेकिन आज किस्मत खराब थी। एलियट बीमार था और फ्लिन का एग्जाम चल रहा था। बस इसी मौके का फायदा उठाकर ब्लेक अपनी पूरी क्रू के साथ सीधे मेरी क्लास में घुस आया और ये सब कांड कर दिया। अब यहां हैंक रोते हुए वाइस प्रिंसिपल से भीख मांग रहा है कि कुछ करो। वाइस प्रिंसिपल दहाड़ता है और ब्लेक की पूरी क्रू को ऑर्डर देता है कि सबके सब अभी ऑफिस चलो, कोई यहां से हिलेगा नहीं। फिर वो मुझे मेडिकल रूम ले जाने के लिए मुड़ता है, पर मैं अपना फोन उठाता हूं और एकदम शांत पर ठंडी आवाज में मना कर देता है, कोई जरूरत नहीं है सर, पहले ऑफिस चलते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं भी आज देखना चाहता हूं कि इस ब्लेक फैमिली में आखिर कितनी पावर है। हैंक मुझे दोबारा मेडिकल रूम ले जाने की कोशिश करता है, पर मैं उसे दिलासा देते हुए धीरे से कुछ बोलता हूं और ऑफिस की तरफ बढ़ जाता हूं। मेरे पीछे से ब्लेक ताना मारता है, तेरा ये कूल बनने का नाटक देखकर मुझे उल्टी आती है, और वो अपनी क्रू को लेकर मेरे पीछे पीछे चल पड़ता है। जैसे ही वे सब ऑफिस के लिए निकलते हैं, पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। बस हैंक अपनी जगह पर एकदम सुन्न खड़ा रहता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने एलियट से वादा किया था कि वो मेरा ख्याल रखेगा, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एलियट के जाते ही ब्लेक की इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी। देखा जाए तो ये सब बकवास है। ब्लेक बस मेरी गुड लुक से जलता था। अब इसमें मैं क्या करूं कि भगवान ने उसकी शक्ल ही ऐसी बनाई है। स्कूल में सबको यही लगता था कि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूं। जब से मैंने टॉप किया था और स्कूल का सबसे पॉपुलर बंदा बना था, तब से मेरे बैकग्राउंड को लेकर अफवाहें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। क्रैस्टम एकेडमी में या तो सब अमीर बाप की औलादें थीं या फिर बहुत पावरफुल लोग। यहां सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप स्टूडेंट था और वो बदनसीब मैं ही था। इसी वजह से पिछले सेमेस्टर में बहुत से लोग मुझे नीची नजरों से देखते थे। वो तो जब एलियट ने सामने आकर मुझे प्रोटेक्ट करना शुरू किया, तब जाकर लोगों के मुंह बंद हुए। और आज एलियट सिर्फ एक दिन के लिए क्या गया,
ये ब्लेक नाली के कीड़े की तरह बाहर निकल आया। अब पूरे स्कूल को पक्का यकीन हो चुका था कि इस बार तो मेरा गेम ओवर। वहां ऑफिस में जब क्लास टीचर पूरी बात सुनता है तो उसका चेहरा भी गुस्से से काला पड़ जाता है। वो सबको अपने अपने पेरेंट्स को बुलाने का ऑर्डर देता है। ब्लेक बिना सोचे समझे तुरंत अपने बाप को फोन लगाता है और उल्टा झूठ बोल देता है कि उसका ही बुली किया गया है। फोन रखते ही उसकी क्रू भी एक एक करके अपने घर फोन मिलाने लगती है। उन सबके चेहरों पर रत्ती भर भी डर नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि ब्लेक उनके पीछे खड़ा है। इसके बाद ब्लेक की ढिठाई तो देखो, वो सीधा जाकर टीचर की कुर्सी पर पैर पसार कर बैठ जाता है, जैसे ये पूरा ऑफिस उसी का हो। वो मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, कर ले भाई, तू भी फोन कर ले, देखते हैं तेरे पेरेंट्स मेरा क्या उखाड़ लेंगे। क्या बुलाएगा तू यहां अपनी दाई को? वो ऐसे हंस रहा था जैसे ये सब कोई मजाक हो। क्लास टीचर मेरे पास आता है, मुझे सांत्वना देता है और कहता है कि मैं भी अपने घर पर बात करूं। मैं एक पल के लिए सोचता हूं, आर्या तो इस वक्त देश से बाहर है, इसलिए मैं ऑफिस से थोड़ा बाहर आता हूं और सीधे लूना को फोन लगा देता हूं। लूना का एग्जाम अभी अभी खत्म हुआ था। वो फोन उठाती है। उसकी आवाज हमेशा की तरह मखमली और शांत थी। अरे अचानक फोन कैसे किया? मैंने अपनी आवाज को थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए कहा। लूना, मुझे किसी ने चोट पहुंचाई है। फोन के दूसरी तरफ ये सुनते ही लूना के चेहरे के एक्सप्रेशन पल भर में बदल जाते हैं। वो बिना एक सेकंड गंवाए स्कूल के गेट की तरफ पूरी जान लगाकर दौड़ने लगती है और पूछती है कि मैं कहाँ हूं। जब वो भाग रही होती है तो मैं उसे बताता हूं कि मैं स्कूल में ही हूं। वो तुरंत अपनी आवाज को संभालती है और कहती है, रीज, डरना मत, वहीं रुक, मैं 30 मिनट में पहुंच रही हूं। मैं फोन रखता हूं और उससे कहता हूं कि आराम से आना, लेकिन दूसरी तरफ लूना की आंखें एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। वो जैसे ही स्कूल गेट पर पहुंचती है, टीचर्स उसे देखकर मुस्कुराते हैं। अरे लूना, एग्जाम खत्म हो गया, इस बार भी परफेक्ट स्कोर आएगा क्या? लेकिन लूना को इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो दौड़ते दौड़ते एक नंबर डायल करती है और सीधे गेट पार कर जाती है। उसके पीछे से एक टीचर चिल्लाता है, लूना, तुम्हारे एग्जाम्स तो अभी चल रहे हैं ना? यहां ऑफिस में मैं चुपचाप एक कोने में जाकर घुटनों के बल बैठ जाता हूं। वाइस प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स मुझे देख रहे थे, उनका दिल बैठा जा रहा था। वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि पहले जख्म पर पट्टी करवा लो, पर मैं कुछ नहीं बोलता। ब्लेक साइड में बैठा बैठा ये सब देख रहा था और ताना मारता है, क्यों भाई, विक्टिम कार्ड खेलना खत्म हो गया क्या? उसके पीछे खड़ी उसकी क्रू भी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। उनमें से एक बोलता है, क्या हुआ बे, तेरे पेरेंट्स क्या गांव देहात में कहीं फंस गए हैं क्या? मैं उन सबको पूरी तरह इग्नोर मारता हूं। मुझे अच्छे से पता था कि लूना इस वक्त सिटी सी में है, जहां से आने में कम से कम 1 घंटे का रास्ता है। लेकिन अभी मुश्किल से 30 मिनट ही हुए थे कि ब्लेक और उसकी पूरी क्रू के पेरेंट्स वहां पहुंच जाते हैं। ब्लेक का सौतेला बाप अंदर आते ही सबसे पहले उसे देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ अपने बेटे की चिंता थी। बेटा, तुझे कहीं लगी तो नहीं? ब्लेक तुरंत विक्टिम बनने का नाटक करते हुए कहता है, मैं ठीक हूं डैड, मैंने बस किसी को कूटा है। उसका सौतेला बाप उसका सिर थपथपाता है और कहता है, चलो बढ़िया है, बस तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ब्लेक की सौतेली माँ भी थोड़ी रिलैक्स होती है और पूछती है, घायल कौन हुआ है? ब्लेक कोने में मेरी तरफ उंगली उठाता है और बड़े घमंड से कहता है, अरे कोई ऐरा गहरा है, कोई बैकग्राउंड नहीं है इसका। ये सुनते ही बाकी पेरेंट्स की जान में जान आती है और वो मुझे भाव देना भी बंद कर देते हैं। वाइस प्रिंसिपल से अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो आगे आता है और कड़क आवाज में कहता है, ये स्कूल वायलेंस का मामला है जिसमें हथियार से एक स्टूडेंट को जख्मी किया गया है। लेकिन ब्लेक उसकी बात बीच में ही काट देता है, तुझे किसने बोलने को कहा बे? तू ब्लेक फैमिली से दुश्मनी मोल लेना चाहता है क्या? तभी एक पेरेंट आगे बढ़ता है और मुझे बेहद घटिया नजरों से देखते हुए कहता है, ये लो 10 लाख रुपए और ये शहर छोड़कर दफा हो जाओ। ब्लेक की सौतेली माँ भी ऊपर से रौब झाड़ते हुए कहती है, हम इसमें 50 लाख और जोड़ते हैं, अपनी पूरी फैमिली को समेटो और यहां से निकल जाओ। लेकिन इससे पहले कि उनकी बात पूरी हो पाती, पीछे से एक आवाज गूंजती है। वो आवाज बेहद ठंडी, खूबसूरत और बिल्कुल जानलेवा थी, 200 करोड़ रुपए लो और तुम सब के सब मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मुझे तुम लोगों को देखकर उल्टी आ जाए। अगले ही पल ऑफिस का दरवाजा एक जोरदार लात के साथ खुलता है। दरवाजे पर लूना खड़ी थी। उसका चेहरा किसी मांगा कैरेक्टर की तरह तीखा और बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके नीले सफेद बालों को कोई चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता था। वो प्योर वाइट स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए थी और उसका एटीट्यूड ऐसा था जिसे कोई छू भी नहीं सकता। उसके पीछे कई लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स खड़े थे। कमरे में मौजूद हर एक बंदा अपनी जगह पे जम जाता है। असल में लूना वहां से गाड़ी को अंधाधुंध भगाते हुए आई थी।
उसकी गाड़ी पर जो स्पेशल नंबर प्लेट थी, उसकी वजह से किसी पुलिस वाले या टोल वाले की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके, और वो पूरे 1 घंटे का रास्ता सिर्फ 30 मिनट में नापकर यहां पहुंच गई। जैसे ही उसने इन लोगों की घटिया बातें सुनी, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। फिर लूना अपने गले से एक धीमी और डरावनी हंसी हंसती है। हाँ तो क्या सोचा तुम लोगों ने? 200 करोड़। ब्लेक की मां का चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है। वो लूना की तरफ उंगली उठाती है और चिल्लाती है, कहां से आ गई ये बदतमीज लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने? तभी क्लास टीचर नोटिस करता है कि लूना का चेहरा काफी हद तक मुझसे मिलता है। वो थोड़ा डरते हुए पूछता है, क्या आप रीस की गार्जियन हैं? लूना बिना रुके सीधे मेरी तरफ बढ़ती है और कहती है, मैं इसकी बहन हूं। वाइस प्रिंसिपल तुरंत उसके पास भागकर आता है और पूरा मामला समझाने की कोशिश करता है ताकि बात ज्यादा न बढ़े। लेकिन जैसे ही वो लूना को बताता है कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, लूना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहती है, बस कीजिए सर। उसकी नजरें पूरे कमरे को बर्फ की तरह जमा देती हैं। क्या आपको दिख नहीं रहा कि ये लोग मेरे भाई को टॉर्चर कर रहे थे? फिर वो मेरी तरफ मुड़ती है और उसके चेहरे का वो सारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठती है, बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में लेती है और उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट हो जाती है जैसे उसे डर हो कि कहीं उसकी तेज आवाज से मैं डर न जाऊं। वो कहती है, रीज चलो उठो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं, ठीक है? मैं उसका चेहरा देखता हूं जिसमें मेरे लिए दुनिया भर की चिंता भरी थी। मुझसे अब और कंट्रोल नहीं होता। मैं खुद को उसकी बाहों में फेंक देता हूं और मेरी आवाज कांपने लगती है, लूना, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा। लेकिन साइड में खड़ा ब्लेक ये सब देखकर हैरान रह जाता है और ताना मारता है, अबे तुम लोग सीरियस हो क्या? मैंने तुझे लात मारी, तू तब तो टस से मस नहीं हुआ और अब यहां आकर रो रहा है? तू तो मुझे कटर चलाने का तरीका सिखा रहा था वहां। उसकी क्रू भी तुरंत सुर में सुर मिलाती है, वही तो, किसके लिए ये सब नौटंकी कर रहा है बे? एक और लड़का बोलता है, क्यों भाई, अब गांड फट गई क्या? मैं महसूस करता हूं कि लूना ने मुझे और कसकर पकड़ लिया है। वो मेरे हाथ के जख्म और चेहरे के निशानों को देखती है और उसकी आंखों का दर्द आंसू बनकर छलकने ही वाला था। वो मुझे और जोर से गले लगाती है, अब सब ठीक है रीस, मैं आ गई हूं। अगले ही सेकंड वो मुझे अपने पैरों पर खड़ा करती है और तेजी से ऑफिस से बाहर खड़ी कार की तरफ ले जाती है। फिर वो कार के अंदर हाथ डालती है और एक नीले सफेद हीरों का नेकलेस निकालती है जिस पर W लेटर छपा हुआ था। वो उसे हमेशा की तरह बड़े प्यार से मेरे गले में पहना देती है। रीस, आज के बाद से इस सिटी सी में राजा की तरह जियो। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसे संभालने के लिए मैं खड़ी हूं। मैं अपने सीने पर लटक रहे उस नेकलेस को देखता हूं और पल भर में मुझे सब समझ आ जाता है। ये नेकलेस मूर फैमिली का असली सिंबल है जो दुनिया में इकलौता है। लूना वाले नेकलेस पर Y लिखा है और मेरी सेफ्टी के लिए मेरे वाले पर W। वो इतने समय से इसे अपने पास संभाल कर रख रही थी। मेरा प्लान तो इस सिटी में 2 साल और रुकने का था, पर अब मुझे समझ आ गया था कि मेरा यहां का टाइम पूरा हो चुका है। लूना प्यार से मेरे बाल बिगाड़ती है और कहती है कि एक अच्छे बच्चे की तरह कार में बैठकर मेरा वेट करो। मैं एक सीधे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला देता। जैसे ही कार का दरवाजा बंद होता है, मेरे चेहरे से वो सारा सीधापन और लाचारी पल भर में गायब हो जाती है। उसकी जगह चेहरे पर एक बेहद ठंडी और शातिर स्माइल आ जाती है। लूना अब पूरी तरह पागल हो चुकी है। बस एक ही बात का अफसोस है कि मुझे वापस सिटी सी जाना पड़ेगा, जबकि मेरा यहां का मजा अभी पूरा भी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर असली शो तो अब शुरू होने वाला था। लूना जैसे ही दोबारा अंदर पैर रखती है, वो एक शब्द भी नहीं बोलती। वो सीधे जाकर ब्लेक के पेट पर एक ऐसी लात मारती है कि वो सीधे जमीन पर जा गिरता है। बॉडीगार्ड्स तुरंत उसके पेरेंट्स को आगे बढ़ने से रोक देते हैं और उसकी क्रू को तो हिलने का मौका भी नहीं मिलता। लूना अपना एक पैर ब्लेक की पीठ पर रख देती है। ब्लेक जमीन पर तड़पता है और छूटने की कोशिश करता है। लूना बस एक इशारा करती है और 2 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ते हैं, ब्लेक को बालों से पकड़कर उठाते हैं, उसे मोटी रस्सी से जकड़ देते हैं और उसके मुंह में एक गंदा कपड़ा ठूंस देते हैं। एकदम साफ, प्रोफेशनल और बिना किसी मेहनत के। प्रिंसिपल बीच बचाव करने की कोशिश करता है, पर लूना की एक तीखी नज़र उसे वहीं खामोश कर देती है। वो कहती है, किसने कहा कि मेरा भाई अब इस बकवास स्कूल में पढ़ेगा? उसकी वो एक नज़र ही प्रिंसिपल का मुंह बंद रखने के लिए काफी थी। अगले ही पल लूना बड़े आराम से अपने हाथों में ग्लव्स पहनती है। वो बॉडीगार्ड से वो पेपर कटर लेती है और उसकी फ्लैट ब्लेड को ब्लेक के गाल पर थपथपाती है। उसकी आवाज एकदम बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने सुना है कि तू मेरे भाई का चेहरा बिगाड़ना चाहता था, क्यों न पहले इसकी शुरुआत तुझसे ही की जाए। कटर घूमता है, एक पतली सी लाल लाइन उसके बाएं गाल पर उभर आती है। फिर कलाई के एक झटके के साथ एक और कट उसके दाएं गाल पर लग जाता है।
लेकिन ब्लेक की वो बेवकूफ़ माँ अभी भी चीखने की जुर्रत कर रही थी। वो लूना पर उंगली उठाती है और चिल्लाती है, ब्लेक फैमिली इस शहर की 4 सबसे बड़ी एलीट फैमिलीज में टॉप पर है। मेरे बेटे को अभी के अभी छोड़ो, वरना तुम यहां से सही सलामत बाहर नहीं जा पाओगी। लूना ये सुनती है और एक बेहद तीखी और बेपरवाह हंसी हंसती है। वो कटर को एक तरफ फेंकती है और बड़े ग्रेसफुल तरीके से अपने हाथ साफ करती है, पर उसकी आंखें अभी भी जमी हुई थीं। ब्लेक फैमिली, आखिर उसकी औकात ही क्या है? मेरे लोग, इस वक्त तुम सबको अपने जूतों के नीचे दबाकर खड़े हैं और तुम्हें सच में लगता है कि मुझसे इस टोन में बात करनी चाहिए? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लूना अपनी उंगलियों से चुटकी बजाती है। बॉडीगार्ड्स पेरेंट्स पर अपना दबाव और बढ़ा देते हैं। ब्लेक की मां दर्द से सफेद पड़ जाती है, पर अब उसकी एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती। लूना का खौफ पूरे कमरे में फैल चुका था। वो एक ठंडी हंसी हंसती है। तुम्हें फैमिली स्टेटस की बात करनी है ना? ठीक है, तुम्हारे बर्बाद होने से पहले मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूं। तुमने कहा ना कि मैं ब्लेक फैमिली को हाथ नहीं लगा सकती, तो चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूं। मैं सीटीसी से। जैसे ही उसके मुंह से सीटीसी निकलता है, ब्लेक फैमिली के हर एक मेंबर का चेहरा उड़ जाता है। इस देश में हर कोई जानता है कि सीटीसी की कोई एक मामूली फैमिली भी इस पूरे शहर को बिना पसीना बहाए पल भर में कुचल सकती है। पर लूना अभी रुकी नहीं थी। वो धीरे से आगे बढ़ती है। मेरा नाम मूर है। मैं मूर फैमिली की दूसरी बेटी हूं। और वो लड़का जिसका चेहरा तुम लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की, वो इस मूर फैमिली का इकलौता वारिस है। पूरे ऑफिस में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे कोई श्मशान हो। मूर फैमिली, इस देश का दूसरा सबसे बड़ा और पावरफुल एम्पायर, जो टॉप पर बैठी शाओ ग्रुप के ठीक बाद आता है। मूर ग्रुप को पूरी दुनिया में उनकी बेरहमी और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के पागलपन के लिए जाना जाता है। और मैं वो इकलौता वारिस हूं जिसे पूरी मूर फैमिली अपनी हथेलियों पर उठाकर रखती है। ब्लेक की सौतेली मां पूरी तरह से जम चुकी थी, पर वो फिर भी आखिरी कोशिश करते हुए कहती है, नामुमकिन। मूर फैमिली का बंदा यहां इस छोटे शहर में क्यों आएगा? लूना एक जोरदार हंसी हंसती है। अगले ही पल वो अपनी यूनिफॉर्म के अंदर हाथ डालती है और एक नेकलेस बाहर निकालती है। नीले और सफेद हीरों से बना नेकलेस, जिस पर वाई लेटर खुदा हुआ था, और मूर फैमिली का वो शाही सिंबल साफ चमक रहा था जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता था। ये देखते ही सौतेली मां के चेहरे का सारा खून सूख जाता है। उसके पैर कांपने लगते हैं और वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है। मिस मूर, ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं कसम खाती हूं। लेकिन लूना उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझती। वो बिना मुड़े ही सीधे शब्दों में कहती है, गलतफहमी? मैं यहां बस अपने भाई को बैकअप देने आई हूं। जो कुछ भी हुआ, मुझे उसकी डिटेल्स जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ब्लेक की क्रू के पेरेंट्स भी डर के मारे पीले पड़ चुके थे। उनमें से एक तो तुरंत खुद को इस मामले से अलग करने के लिए हाथ जोड़ने लगता है। मिस मूर, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे ने आपके भाई को हाथ तक नहीं लगाया। लूना ये सुनती है और उसकी आंखों में विनाशकारी गुस्सा चमक उठता है। चिंता मत करो, इस क्राइम में शामिल हर एक मददगार इसके साथ ही मलबे में दबेगा। अभी उसके मुंह से ये शब्द पूरे निकले भी नहीं थे कि सीन शिफ्ट होता है और ऑफिस का दरवाजा झटके से खुलता है। कई पुलिस ऑफिसर्स अंदर घुस आते हैं। वो लोग ब्लेक और उसकी पूरी गैंग को हथकड़ी पहनाते हैं और उन्हें बाहर ले जाने लगते हैं। तभी लूना वाइस प्रिंसिपल की तरफ मुड़ती है, जो उसके बगल में खड़ा बुरी तरह कांप रहा था। लूना के होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान आती है। स्कूल ने इस मामले को जिस तरह हैंडल किया, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूं। अब से इसे मैं खुद देखूंगी। वाइस प्रिंसिपल डर के मारे पागलों की तरह सिर हिलाता है और कसम खाता है कि वो बीच में बिल्कुल नहीं आएगा और सब कुछ शांत रहेगा। उसी रात आर्या अपना गेम खेलती है। पूरे शहर का सिस्टम ही बदल जाता है। शहर के जो सो कॉल्ड 4 बड़े अमीर खानदान थे, उनकी औकात नए सिरे से तय की जाती है। ब्लेक की फैमिली को तो उस लिस्ट से पूरी तरह साफ कर दिया जाता है। सिर्फ एक रात और पूरी दुनिया पलट गई। 2 दिन बाद लूना मुझे वापस सीटीसी ले जाने के लिए आती है। यहां तक कि आर्या, जो हमेशा काम में डूबी रहती है, सिर्फ मेरे साथ एक दिन बिताने के लिए फ्लाइट पकड़कर घर आ जाती है। मैं एक ठंडी सांस लेता हूं। मैंने तो प्लान किया था कि सिटी ए में 2 साल चुपचाप गुजारूंगा और फिर सीनियर ईयर के लिए वापस आऊंगा। कभी सोचा नहीं था कि सब कुछ इस तरह बिखर जाएगा। खैर, कोई बात नहीं। अगर मैं वापस आ गया हूं तो आ गया हूं। वैसे भी सिटी सी में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे हाथ भी लगा सके। अब अगला कदम था स्कूल ट्रांसफर करना। लूना मेपलवुड हाई में पढ़ती है, जो हमारी खुद की फैमिली प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं किसी भी जानने वाले से नहीं मिलना चाहता था, इसलिए मैंने मेपलवुड के सबसे बड़े दुश्मन स्कूल थॉर्नफील्ड हाई को चुना। दोनों बहनों ने मेरी बात मान ली। अगली सुबह मैं अपने नए स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूं।
जैसे ही मैं बाहर कदम रखता हूं, स्टाफ के लोग 2 लाइनों में सीधे खड़े हो जाते हैं और एक साथ सिर झुकाकर सलाम करते हैं। हम छोटे मालिक के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये जाना पहचाना सीन देखकर मुझे लगभग हंसी आ जाती है। दूसरी तरफ लूना के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिना एक पल गंवाए मेरे लिए कार का दरवाजा खोलती है। 20 मिनट बाद कार एक जगह जाकर रुकती है। मैं सामने लगे बोर्ड को देखता हूं जिस पर थॉर्नफील्ड हाई लिखा था। मेरा चेहरा एकदम सादा रहता है। फिर मैं बगल में देखता हूं, वो मैपलवुड हाई है। मैं तुरंत अपनी नजरें हटाता हूं और सिर दूसरी तरफ घुमा लेता हूं। लूना के नीले और सफेद बाल इतने चमक रहे थे कि उन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता था। कार थॉर्नफील्ड हाई के ठीक सामने आकर रुकती है। लूना बाहर निकलती है और तेजी से घूमकर मेरी तरफ आती है। वो बहुत प्यार से मेरा दरवाजा खोलती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है। रीज, हम पहुंच गए। मैं उसे अपनी सबसे प्यारी स्माइल देता हूं। बाय, लूना। लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ लेती है। उसे अब भी चिंता हो रही थी। मैपलवुड बिल्कुल बगल में ही है। कुछ भी गड़बड़ हो, मुझे तुरंत कॉल करना। अगर कुछ ना भी हो तब भी कॉल करना। मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूं। मैं हाँ में सिर हिलाता हूं और गेट की तरफ बढ़ जाता हूं। मैं अंदर जाता हूं और पीछे मुड़कर नहीं देखता। जब मैं उसकी नजरों से पूरी तरह गायब हो जाता हूं, तब लूना के चेहरे से मुस्कान एक झटके में गायब हो जाती है। वो सीधे बगल वाले स्कूल मैपलवुड की तरफ बढ़ जाती है। इसी बीच क्लास टीचर मुझे क्लास ए की तरफ ले जाती है, जो सुना है कि पूरे ग्रेड की सबसे टॉप क्लास है। क्लास टीचर मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। मैं आगे बढ़ता हूं और अभी सिर्फ इतना ही बोल पाता हूं, हाय, मेरा नाम। कि तभी एक तीखी आवाज मेरी बात काट देती है। पीछे बैठा एक लड़का ठंडी हंसी हंसता है। बढ़िया है। एक ट्रांसफर स्टूडेंट कहीं से भी उठकर बीच में आ गया। जो सिस्टम हमने यहां बनाया है उसे खराब मत करना। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, क्लास टीचर पूरी क्लास पर एक नजर डालते हुए बीच में बोल पड़ती है। रीस के मार्क्स तुम में से हर एक से बेहतर हैं। अपने पिछले स्कूल में वो हर बार टॉप करता था। जैसे ही ये बात सामने आती है, वो छोटे बालों वाला लड़का झटके से खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा शर्म से लाल था और वो मुझसे माफी मांगता है। कमरे का माहौल तुरंत बदल जाता है। मैं एक छोटी सी मुस्कान देता हूं ताकि उसे लगे कि सब ठीक है। फिर मैं वापस क्लास की तरफ मुड़ता हूं और धीरे धीरे बोलता हूं, हाय एवरीवन, मेरा नाम री है। मैं सिटी ए से ट्रांसफर होकर आया हूं। उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बनेंगे। मैं अपने चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान बनाए रखता हूं। ये पूरा तरीका मैंने अपनी एक नई इमेज बनाने के लिए बहुत सोच समझकर तैयार किया था। क्रेस्ट होम में मैं स्कूल का सबसे टॉप बंदा था। मेरी पीठ पर लूना का हाथ था। किसकी हिम्मत थी जो मेरे सामने आता। लेकिन अब लूना बिल्कुल बगल वाले स्कूल में है। मैं तो बस एक नॉर्मल और सीधा साधा स्टूडेंट बनकर रहना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं, पूरी क्लास एक पल के लिए शांत हो जाती है और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। कमरे में तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। मैं कुछ शब्द सुन पाता हूं, मिस ऐश, क्या चल रहा है? तभी क्लास टीचर बोलती है और पीछे से दूसरी लाइन में एक खाली सीट की तरफ इशारा करती है। री, उस सीट पर बैठ जाओ। इस पर पूरी क्लास में तुरंत हंगामा मच जाता है। ये मिस ऐश के बगल में बैठ रहा है। क्या इसे अपनी सीट से निकाले जाने का डर नहीं है? मिस ऐश तो एक हफ्ते से स्कूल भी नहीं आई है। लेकिन अगले कमेंट ने मुझे अंदर तक चौंका दिया। क्या फर्क पड़ता है अगर वो क्लास बंक करती है? वो फिर भी हर बार पूरे ग्रेड में टॉप करती है। मेरा दिल बैठ जाता है। मेरी ये क्लासमेट जिसने अभी तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया है, यकीनन कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। मैं अभी वहीं हैरान खड़ा ही था कि एक शरीफ सा लड़का खुद खड़ा होता है और मेरी किताबों का भारी बंडल उठाकर मेरी नई सीट तक ले जाता है। मैं तुरंत उसे थैंक यू बोलता हूं। वो एक प्यारी मुस्कान के साथ मेरी तरफ मुड़ता है। हे, मैं इलियट हूं। मैं भी मुस्कुराता हूं। वो मुझे अभी से अच्छा लगने लगा था। लेकिन अगले ही पल मैं अपने बगल वाले खाली डेस्क पर एक पेन देखता हूं। वो बिल्कुल वैसा ही लिमिटेड एडिशन मॉडल था जैसा मेरे पास था, और इसी के साथ मुझे एक अच्छा खासा अंदाजा हो जाता है। मेरी ये क्लासमेट बिल्कुल ऐसी बंदी है जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी क्लास टीचर सबका ध्यान खींचने के लिए डेस्क थपथपाती है। लेकिन क्लास की एक लड़की जोर से चिल्लाती है, टीचर, आप ये कहना भूल गईं कि लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज क्लास में ध्यान दीजिए। पूरी क्लास जोर से हंस पड़ती है। सबको हैरान करते हुए टीचर बस मुस्कुराती है और उनकी बात मान लेती है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज क्लास में ध्यान दीजिए। मैं पूरी तरह दंग रह जाता हूं। इस क्लास का माहौल कितना बढ़िया और पॉजिटिव है। मेरा पुराना स्कूल तो बस एक दूसरे को काटने की कंपटीशन और नकली मुस्कान से भरा था। इसीलिए मैं रोज क्लास बंक करता था। लेकिन ये जगह सच में मुझे कुछ अच्छा महसूस करा रही है। इलियट एक टेस्ट पेपर मेरी तरफ सरकाता है।
मैं उस पर एक नज़र डालता हूं और तुरंत समझ जाता हूं कि ये बहुत ज़्यादा आसान और बोरिंग है। इसलिए मैं बस उस पर कार्टून और ड्राइंग बनाना शुरू कर देता हूं। जब मैं ड्राइंग करके थक जाता हूं तो मेरी नज़र अचानक अपनी क्लासमेट की किताब पर पड़ती है। हवा के झोंके से उसका एक पेज पन्ना पलटता है जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, शे। लिखावट बहुत सुंदर लेकिन तीखी थी और ये बात मेरे सीने पर एक हथौड़े की तरह लगती है। यह नाम यहां कैसे हो सकता है? यह लिखावट उसकी कैसे हो सकती है? एक हल्की सी आवाज के साथ पेन मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाता है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, क्या उसने ये नहीं कहा था कि वो साउथ के स्कूल में जा रही है? मैं तो खास तौर पर इसी वजह से यहां आया था। हमें एक दूसरे को देखे लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन वो एक अकेला नाम मुझे सीधे मिडिल स्कूल के दिनों में वापस खींच ले जाता है। एक हंसमुख और बेबाक लड़की जो अपने हाथों पर ठुड्डी रखे मुंह फुलाकर मुझे बुलाती थी, री। उस समय मैंने उससे पूछा था, थॉर्नफील्ड या मैपलवुड? उसने अपने होंठ चबाए, वो साफ तौर पर परेशान थी। लेकिन अगर हम अलग अलग स्कूलों में होंगे तो मैं तुम्हें दिन के हर पल नहीं देख पाऊंगी। मैं तुम्हें हर सिंगल डे देखना चाहती हूं। और उसकी इसी एक लाइन की वजह से मेरा दिल पिघल गया था। तो फिर हम दोनों मैपलवुड चलेंगे। आखिरकार उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। री, जो भी कहेगा मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी इलियट की आवाज मुझे वापस होश में लाती है। हे, तुम्हारा पेन गिर गया। मैं उससे पेन लेता हूं। मेरे विचार पूरी तरह उलझे हुए थे। नहीं, वो नहीं हो सकती। उसने वादा किया था कि वो मैपलवुड जा रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं खुद को पूरी तरह तसल्ली दे पाता, मैं अपना सिर घुमाता हूं और खिड़की के पार से एक गुस्से भरी नजर सीधे मुझसे टकराती है। एक टीचर बहुत गुस्से में मुझे घूर रहा था। अगले ही पल वो चिल्लाता है, ओ ए ब्राउन बाल वाले, बाहर आओ। तुम्हें अपने बाल रंगने की परमिशन किसने दी? क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना। मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूं। थॉर्नफील्ड में बालों को कलर करने की परमिशन नहीं है। मेरे ये ब्राउन बाल तो लगभग 1 साल से ऐसे ही हैं। बेल बजती है और मैं तुरंत इलियट की तरफ मुड़ता हूं। वो टीचर कौन है? इलियट एक गंभीर चेहरे के साथ देखता है। वो हमारे डीन ऑफ डिसिप्लिन हैं। इसे जल्दी से वापस नॉर्मल कलर कर लो, नहीं तो तुम्हें एक फॉर्मल माफीनामा लिखना पड़ेगा। थॉर्नफील्ड पहले 2 सालों के लिए बहुत ज्यादा सख्त होने के लिए जाना जाता है। मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के रूल्स इतने सख्त होंगे, लेकिन फिर वही बात, ये रूल्स सिर्फ पहले 2 सालों के लिए ही लागू होते हैं। बगल वाले स्कूल मैपलवुड में तो स्टूडेंट्स अपने बालों में रैम्बो के सारे कलर्स लेकर घूमते हैं और कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। इसलिए मैं जल्दी से इलियट से पूछता हूं, डीन ऑफ डिसिप्लिन का ऑफिस कहाँ है? मुझे हैरान करते हुए इलियट अपना पेपर समेटता है और खड़ा हो जाता है। छोड़ो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। वो अपनी बगल में बैठी ज़ारा से अपनी जगह संभालने के लिए कहता है। वो उसे एक हंसमुख सा सलाम ठोकती है। यस सर, क्लास प्रेसिडेंट इलियट सर। इलियट मुझे सीढ़ियों से नीचे सीधे ऑफिस के दरवाजे तक ले जाता है, फिर रुकता है। वो धीरे से मेरे करीब आता है। बस उनसे कह देना कि तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो और तुम्हें यहां के रूल्स नहीं पता थे। वो तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मैं यहीं बाहर इंतजार कर रहा हूं। मेरे दिल में एक अजीब सी तसल्ली महसूस होती है। मैं उसे थैंक यू बोलता हूं, एक गहरी सांस लेता हूं और दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। जो बात मुझे नहीं पता थी वो ये कि इसी समय स्कूल के एंट्रेंस गेट पर एक तूफान धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। डार्क रेड बालों वाली एक लड़की दीवार से टिकी खड़ी थी। वो साफ तौर पर इंतजार करके थक चुकी थी। तभी एक दूसरी लड़की हाथ में टैबलेट लिए एक चालाक मुस्कान के साथ दौड़ती हुई उसकी तरफ आती है। ऐश, गेस करो मैंने अभी क्या देखा? इससे पहले कि ऐश कुछ बोल पाती, उस लड़की ने खुद ही सब उगल दिया। अब तुम्हारे बगल में एक नया क्लासमेट बैठने वाला है और वो एक लड़का है जो ट्रांसफर होकर आया है। वहां की हवा जैसे जमसी जाती है। थॉर्नफील्ड में हर कोई जानता है कि ऐश को किसी के साथ बैठना सबसे ज्यादा नापसंद है, लेकिन वो स्कूल बोर्ड के डायरेक्टर की खुद की बेटी है। पूरे स्कूल में किसी की हिम्मत नहीं है जो उसके सामने आ सके। बाल रंगना, क्लास बंक करना, लड़ाइयों में पड़ना, वो सब कुछ करती है और स्कूल कभी एक शब्द भी नहीं बोलता। जब उसका मूड अच्छा होता है तो वो बिना किसी कोशिश के आराम से पूरे ग्रेड में टॉप कर देती है, लेकिन जब उसका मूड खराब होता है तो वो सबकी जिंदगी नरक बना देती है। जैसे ही वो सुनती है कि एक लड़के को उसके बगल में बिठाया गया है, उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही लड़का है जिसके बगल में वो कभी बैठ सकती थी। उसका चेहरा एकदम पत्थर जैसा ठंडा हो जाता है। वो गुस्से में कुछ शब्द चबाते हुए बोलती है, चलो चलकर देखते हैं। मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उधर क्लास ए में पहले ही हंगामा मच चुका था।
ऐश, वेरा, सेरेना, तीनों महान लड़कियां एक साथ क्लास में आ चुकी थीं। ज़ारा खुद को नहीं रोक पाती। ऐश, ऐसा क्या हुआ जो तुम आज सच में स्कूल आ गईं? वेरा मुस्कुराते हुए सेरेना के कंधे पर अपना हाथ रखती है। क्या ये साफ नहीं है वो यहां नए ट्रांसफर स्टूडेंट को देखने आई है? अगले ही पल ऐश की नज़र मेरी सीट पर पड़ती है। जब वो वहां किताबें और पेन देखती है जो साफ तौर पर किसी लड़के के थे, तो उसका चेहरा इतना काला पड़ जाता है जैसे गुस्सा टपक रहा हो। क्लास में एक भी इंसान सांस लेने की हिम्मत नहीं करता। हर कोई एक ही बात सोच रहा था, ये ट्रांसफर स्टूडेंट तो अब गया काम से। तभी वेरा बोलती है, यहां बैठने वाला बंदा कहाँ गया? ज़ारा जवाब देती है, वो 8 बजे के बाद छुट्टी लेकर गया है। शायद 11 बजे से पहले वापस नहीं आएगा। इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, सेरेना बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ती है और मेरी पूरी डेस्क और कुर्सी उठाकर क्लास के सबसे पीछे वाले कोने में फेंक देती है। ज़ारा कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन वेरा की एक नज़र उसे तुरंत चुप करा देती है। अपनी बगल की सीट खाली देखकर ऐश का गुस्सा आखिरकार थोड़ा कम होता है। वो आराम से पीछे झुककर बैठ जाती है। जो भी हो, हम इससे बाद में निपटेंगे। और इसी के साथ बेल बज जाती है। मेरी डेस्क कमरे के सबसे पीछे पड़ी थी और मैं अभी भी डीन ऑफ डिसिप्लिन से निपट रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि मेरे लिए कैसा तूफान इंतजार कर रहा है। मैं टॉफियों का एक बैग लेकर वापस स्कूल की तरफ बढ़ता हूं, जो मैंने पहले खरीदी थी। मुझे आगे क्या होने वाला है इसका कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही मैं बिल्डिंग के पास पहुंचता हूं, मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। वो चुपके से अंदर आकर मेरे साथ घूमना चाहती है, लेकिन अगले ही पल वो लाइन के दूसरी तरफ चीखती है। उसे अचानक याद आता है कि उसकी अपने एक सीनियर के साथ डेट थी। तुम हमेशा मुझे एक लड़के के लिए छोड़ देती हो। मैं फ़ोन काट देता हूं और पीछे मुड़ता हूं तो मुझे स्कूल के गेट की तरफ बढ़ती हुई 3 लड़कियां दिखाई देती हैं। उनमें से एक लड़की के बाल डार्क रेड थे। उसकी पीठ मुझे अजीब तरह से जानी पहचानी लगती है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सोचता और सीधे क्लास ए में चला जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर कदम रखता हूं, मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। मेरी सीट कहाँ है? जिस जगह पर मैं बैठा था वो जगह पूरी तरह खाली थी। मेरी पूरी डेस्क और कुर्सी को कमरे के सबसे पीछे फेंक दिया गया था। मैं तुरंत इलियट को ढूंढता हूं। वो मुझे धीरे से बताता है, ये तुम्हारी उसी क्लासमेट ने किया है जिससे तुम कभी मिले भी नहीं हो। उसे अपने बगल में किसी का बैठना पसंद नहीं है। चलो ठीक है, सच कहूं तो ये काफी हिम्मत वाला काम था, लेकिन मैं वैसे भी क्लास में ध्यान नहीं देता, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ बैठता हूं। मैं पीछे वाली लाइन में जाता हूं और मुश्किल से बैठ ही पाता हूं कि बेल बज जाती है। मैथ्स के टीचर हाथ में पेपर्स का बंडल लिए अंदर आते हैं और एक बड़ा धमाका करते हैं। ज़ारा फर्स्ट प्लेस, 129 पॉइंट्स। पूरे स्कूल में अकेली स्टूडेंट जिसने 120 का आंकड़ा पार किया है। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठती है। यहां तक कि उसके ठीक बगल में बैठा इलियट भी उसे बड़े चाव से देखता है। ज़ारा, ये तो कमाल है, तुम बहुत अमेजिंग हो। यहां तक कि इलियट भी एक ठंडी सांस लेकर मानता है कि वो खुद 120 पार नहीं कर पाया, लेकिन ज़ारा बस हंसकर टाल देती है। बस किस्मत अच्छी थी। मैं भी बाकी सब लोगों के साथ ताली बजाता हूं। अंदर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर पेपर्स बांटे जाते हैं। क्लास में तुरंत सब लोग निराश होकर कराहने लगते हैं। सिर्फ 106? क्या वो आखिरी सवाल इंसानों के लिए बनाया भी गया था? लेकिन टीचर कहते हैं कि उनकी क्लास का एवरेज अभी भी पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा है। जब सब लोग अपनी शिकायतें करने में बिजी थे, टीचर अचानक शांत हो जाते हैं। वो अपना गला साफ करते हैं और सीधे आखिरी सवाल को समझाने लगते हैं, जिसे पूरे स्कूल में कोई भी सही नहीं कर पाया था। सबसे बुरी बात यह थी कि उन्हें स्टूडेंट्स को खड़े करके पूछना पसंद था। अगले ही पल उनकी नजरें पूरे कमरे में घूमती हैं और सीधे मुझ पर आकर टिक जाती हैं। वो ब्राउन बालों वाले स्टूडेंट, तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना? मेरा दिल बैठ जाता है, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हो जाता हूं। मैं री हूं। टीचर मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं, लेकिन इसके बाद जो वो कहते हैं उससे पूरी क्लास की सांसें थम जाती हैं। तो री, हमें समझाओ कि तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। मैं पूरी तरह शांत होकर पेपर उठाता हूं। जरूर, ये प्रॉब्लम, इसे मैंने मिडिल स्कूल में ही सीख लिया था। एडवांस मैथ्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पूरी क्लास के हैरान और शांत होकर देखने के बीच मैं पूरे 20 मिनट तक लगातार समझाना शुरू करता हूं। जब मैं खत्म करता हूं तो कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर लोगों के मुंह से हैरान होने की आवाजें आने लगती हैं। क्या बात है, ये ट्रांसफर स्टूडेंट तो कुछ अलग ही चीज है। इसके पास सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है। क्या ये वो चीज नहीं है जो सीनियर ईयर से पहले सिखाई भी नहीं जाती? यहां तक कि मैथ्स के टीचर भी सच में बहुत इंप्रेस दिखाई देते हैं। वो खुद तालियां बजाना शुरू करते हैं। री, दोनों सॉल्यूशंस बिल्कुल सही हैं। मैं मुश्किल से अपनी सीट पर वापस बैठ ही पाता हूं कि बेल बज जाती है
और इससे पहले कि मैं अपनी जगह से हिल पाता, क्लास के बच्चों की एक भीड़ मुझे चारों तरफ से घेर लेती है। हर कोई जल्दी जल्दी अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान बनाए रखता हूं और कहता हूं कि मैं उनमें से हर एक का नाम याद रखूंगा। तभी एक चमकती आंखों वाली लड़की मेरी तरफ देखती है। रीज, वो